नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और हमारी ऑसिलेशन वाली क्लास जो है वो चल ही रही थी, दोलन वाली क्लास। और पिछली क्लास में हमने दोलन से जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ उदाहरण लिए थे। सिंपल पेंडुलम हो गया है और भी कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, स्प्रिंग का भी लिया था, ठीक है ना। तो आज हम क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग से ही और कौन कौन से स्प्रिंग के एग्जांपल्स ले सकते हैं, हम उदाहरण ले सकते हैं कि स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन से अगर ले और उसको कोई ब्लॉक अगर हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज अगर उस पर कोई ब्लॉक अटैच किया हुआ है, उसके लगा हुआ, और उसको अगर हम कुछ डिस्प्लेस करें तो उसमें ऑसिलेशन क्या होगा और उसका कितना स्प्रिंग कांस्टेंट देखने को मिलेगा, कितना टाइम पीरियड मिलेगा उसका। और वही अगर उनके कॉम्बिनेशन में अगर देखें, अब कॉम्बिनेशन बोले तो संयोजन, अब स्प्रिंग का संयोजन, दो स्प्रिंग ले रहे, दोनों को अगर सीरीज में हमने कनेक्ट किया है या फिर श्रेणी क्रम में अगर हमने उसको जोड़ा है या समांतर क्रम में जोड़ा है, फिर उस पर एक ब्लॉक अगर लगा हुआ है, वेट नीचे की तरफ उसका जो भी है, तो उससे उसके कितने ऑसिलेशन मिलेंगे, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना मिलेगा और उसका टाइम पीरियड क्या चीज मिलेगा। तो आज वही चीज हम पढ़ेंगे। चलिए, तो अब चलते हैं स्लाइड की तरफ, अपने आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज हमारा मेन टॉपिक किस पर रहेगा, दोलन में भी स्प्रिंग में दोलन, है ना। तो स्प्रिंग में कैसे कैसे दोलन हो सकते हैं, स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन से क्या चीज देखने को हमको मिल सकती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। चलिए, तो अभी हम चलते हैं हमारी स्लाइड की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले चीज जो हमको दिख रही है, क्या दिख रही है, व्हाट इज स्प्रिंग ऑसिलेशन। स्प्रिंग दोलन क्या है। स्प्रिंग दोलन पहले भी मैंने आपको बताया था, ऐसा ही एक एग्जांपल लेके मैंने पिछली वाली क्लास में भी आपको बताया था। क्या है कि when a mass is attached to a spring and displaced from its equilibrium position। देखिए यहां पे भी लगा हुआ है ब्लॉक जिसका मास कितना है, m। अब इस ब्लॉक को अगर हम कुछ डिस्प्लेस करते हैं x डिस्टेंस तक, जो भी डिस्टेंस इसको दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल लगाएगा, जिसको हम प्रतिस्थापन बल भी या पुनर्स्थापन बल भी कहते हैं। तो ये जितना भी बल लगा रहा है उसी की वजह से वो, जितना हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उतना ही वो विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, जो उसको मेन पोजीशन की तरफ वापस लाने की कोशिश करेगा, उसका जड़त्व है ना। तो उससे क्या करेगा, वो दोलन करेगा, ऑसिलेशंस हमको देखने को मिलते हैं। कल हमने इसके ऑसिलेशन की इक्वेशन भी देखी थी, है ना। तो आज हम वही लेंगे। अगर स्प्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल अगर ब्लॉक अटैच है स्प्रिंग के साथ, कैसे, वर्टिकल अगर अटैच है तो क्या ऑसिलेशन मिलेगा, कितना ऑसिलेशन मिलेगा, वही सारी चीज देखेंगे। तो ये जब भी इस ब्लॉक से अगर कोई स्प्रिंग से कोई ब्लॉक अटैच है जिसका मास m है और उसको अगर हम कुछ डिस्प्लेस करते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऑसिलेशन या दोलन करता है। तो देखिए, इट स्टार्ट्स मूविंग बैक एंड फोर्थ। वो क्या करता है, इर्द गिर्द और आगे पीछे उस मेन पोजीशन के इर्द गिर्द दोलन करना या मूव करना स्टार्ट होता है। तो द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग due to the restoring force of the spring, this motion is called simple harmonic motion या SHM कहते हैं। कि जब भी इस m पास के ब्लॉक को जो स्प्रिंग से अटैच है और हॉरिजॉन्टल रख रहे हैं हम, नीचे कोई सॉलिड बेस है, आधार है, अब उसमें अगर हम उसको कुछ डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस करते हैं और फिर छोड़ेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से या प्रतिस्थापन बल की वजह से या पुनर्स्थापन बल की वजह से ये दोलन करना चालू करता है और इस मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो या फोर्थ एंड बैक मोशन करता है, इर्द गिर्द गति करने लगता है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हमको क्या मिलेगी, एसएचएम मिलेगी। तो एसएचएम की इक्वेशन इसके लिए भी मिलनी चाहिए और मिलेगी, इसका भी कुछ टाइम पीरियड मिलेगा। तो देखिए क्या मिलता है कि जब कोई द्रव्यमान स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है और अपनी संतुलन स्थिति के विस्थापित होता है तो ये स्प्रिंग के पुनर्स्थापन बल के कारण आगे पीछे होने लगता है, ठीक है ना। तो स्प्रिंग के पुनर्स्थापन बल के कारण ये आगे पीछे होने लगता है, क्यों, जितना हम फोर्स देंगे उतना ही फोर्स वो स्प्रिंग वापस विपरीत दिशा में लगाती है। जैसे न्यूटन का लॉ भी है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो इस गति को हम क्या कहते हैं, सरलावत गति कहते हैं। किसके लिए, स्प्रिंग के लिए। तो देखिए यही चीज हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये इसकी मेन पोजीशन थी, मेन पोजीशन से हमने कितना x दूरी से इसको विस्थापित किया है। तो देखिए अब x दूरी से विस्थापित किया तो इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स या प्रतिस्थापन बल जो होगा वो हमको कितना मिलेगा, प्रतिस्थापन बल जो है वो F इक्वल टू कितना मिल रहा है हमको F इक्वल टू माइनस के एक्स, जो कि पिछली क्लास में भी हमने लिया था। ये जो है हुक के नियम के अनुसार मिलता है, ये हुक्स लॉ फॉर स्प्रिंग है या स्प्रिंग लॉ है ये, ठीक है ना। तो उससे मिलता है हमको, देखो रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू कितना मिलता है, माइनस
के एक्स मिलता है। तो देखिए यहां से क्या चीज देखने को मिलेगी, एफ इजल टू माइनस के एक्स मिल रहा है। ये हमने अगर फर्स्ट इक्वेशन इसको ले तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ इजल टू एम ए, जो कि कल भी हमने किया था। तो एफ की जगह पे हम रखेंगे यहाँ पे एम ए, तो ये आ जाएगा एम ए और माइनस के एक्स है ही है। तो एम ए कितना होता है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। कल भी मैंने आपको बताया था कि डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर जो है वो ये मिलता है। तो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन या त्वरण की मान रख दिया हमने। तो कितना मिल गया देखो, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस, अब देखो ये माइनस को अगर उधर ले जाए, के को इसके नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, या एम को इसके नीचे, फिर ये क्या हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो ये प्लस वाला हो जाएगा सीधा, है ना। और इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। तो यहां से अगर देखे तो ये वाली चीज कल हमने क्या ली थी, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इसके लिए कितना मिल रहा है, रूट के बाय एम। तो यहां से अगर हम इसका टाइम पीरियड निकाले तो टी इज क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। सॉरी यहाँ पे सिर्फ ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर नहीं, ओमेगा इज टू रूट के बाय एम। अगर ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो के बाय एम मिलेगा सिर्फ। तो टी इज टू कितना मिल जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा कितना है, रूट के बाय एम नीचे आएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, रूट एम बाय के। अब ये क्या पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक है ना, तो इससे आप रिलेट कर पाओगे, है ना। तो इससे देखो टाइम पीरियड हमको मिल गया टी इज टू 2 पाई रूट एम बाय के मिल गया। अब ये हो गई इसकी डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वो इक्वेशन हो गई, अवकल समीकरण हो गई, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई एसएचएम के लिए, किसी ब्लॉक के लिए जो स्प्रिंग से अटैच है और वो अगर एसएचएम या सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति कर रहा है। तो देखिए न्यूटन के द्वितीय नियम से ये मिलता ही है। तो एफ की जगह पे हमने माइनस के एक्स जो यहाँ पे मिल रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो एफ इजल टू एम ए की जगह पे ये मैंने बताया यहाँ पे डी टू एक्स अपॉन डी टू स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे ए है, ये त्वरण है, ये जो है यहाँ पे त्वरण है, त्वरण का मान रखा हमने एक्सेलरेशन का, जो कि कल भी मैंने आपको बताया था। तो यहां से क्या मिल जाएगा, देखिए डी टू एक्स अपॉन डी टू स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स। के को इसके नीचे ले जाएंगे, माइनस का था, या फिर एम को उसके नीचे ले जाए तो के बाय एम आ जाएगा, ये माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो डी टू एक्स अपॉन डी टू स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स इक्वल टू 0 मिल जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे इसके लिए आवर्तकाल अभी मैंने बताया आपको कितना मिल जाएगा, 2 पाई रूट एम बाय के मिल जाएगा। तो ये किसके लिए ले रहे हैं हम, किसका दोलन ले रहे हैं, स्प्रिंग के लिए। ये तो हम पहले भी ले चुके हैं, लेकिन मेन जो चीज है अब इसमें स्प्रिंग अगर वर्टिकल अगर कोई ब्लॉक अटैच किया वो भी मैंने आपको बताया था, लेकिन अगर दो अलग अलग मटेरियल की स्प्रिंग है और उनको एक साथ जोड़ के फिर अगर ब्लॉक अटैच करेंगे तब कितना मिलेगा टाइम पीरियड, या ये स्प्रिंग कांस्टेंट कितना मिलेगा, ओमेगा कितना मिलेगा, वो वाली चीज थी। और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन के बेस पे, ठीक है ना। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। चलिए अभी देखिए नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं, ऑसिलेशन ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग। वर्टिकल अभी हमने हॉरिजॉन्टल ली है, 37 लिया था स्प्रिंग को, उससे ब्लॉक अटैच था। अब हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग का दोलन लेंगे कि अगर स्प्रिंग ऊर्ध्वाधर है, ये देखिए अगर स्प्रिंग कैसी है, ऊर्ध्वाधर है और ऐसे मतलब हैंगिंग है, लटकती हुई, कहीं पे अटैच है स्प्रिंग और उसके नीचे हम क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉक को अटैच कर रहे हैं, फिर उसको कुछ, तो देखो अब उसको डिस्प्लेस ना भी करे तो भी उसके वेट की वजह से वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो ही जाएगी, वो स्प्रिंग जो है थोड़े उसके भार की वजह से वो खुद ही स्वतः ही क्या हो जाएगी, थोड़ी नीचे खींचेगी, है ना। अब उसको और ज्यादा नीचे खींचे अगर हम बाहर से बल देके तो क्या होगा, वो उतना ही उसमें प्रत्यानयन बल लगेगा, प्रतिस्थापन बल लगेगा और वो क्या करेगी, दोलन करेगी। वो वस्तु जो ब्लॉक है एम मास का वो क्या करेगा, दोलन करेगा। क्यों, क्योंकि देखो इसका द्रव्यमान है एम, अब ये नीचे इस पर क्या लगेगा, एम जी बल लगेगा और ऊपर की तरफ वो रिस्टोरिंग फोर्स या पुनर्स्थापन बल लगेगा। अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना लिया है इन्होंने, देखिए यहाँ पे आप के ले रखा है, और ये वाली जो इसकी सिचुएशन है वो है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है या संतुलन अवस्था है, संतुलन अवस्था। क्योंकि कोई भी वस्तु जो है अगर एसएचएम करती है तो वो किसके इर्द गिर्द गति करती है, संतुलन अवस्था के इर्द गिर्द ही गति करती है। तो देखिए यहां से क्या चीज देखने को मिलेगी, संतुलन अवस्था ये थी। अब जैसे ही
ये ब्लॉक इससे अटैच करेंगे या हम कुछ अगर x डिस्प्लेसमेंट ना भी दे चलो बाहर से, तो भी इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट x मिलेगा, नीचे जाएगा ये इसके बाहर की वजह से, है ना, वेट mg की वजह से, और ऊपर की तरफ हमको कुछ ना कुछ रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा ही। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमने कितना लिया है, k लिया है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो k लिया है हमने। तो देखिए अब इससे क्या चीज देखने को मिलती है कि अगर वर्टिकल स्प्रिंग है तो क्या ले रहे हैं यहाँ पे, when a mass is suspended, when a mass is suspended, मतलब किसी m द्रव्यमान को लटकाया जाता है या सस्पेंड किया जाता है किसी स्प्रिंग से जिसका द्रव्यमान m है, फ्रॉम अ वर्टिकल स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से, द स्प्रिंग स्ट्रेचेज ड्यू टू द वेट ऑफ द मास, तो वो स्प्रिंग क्या करती है, स्ट्रेच करती है उसके भार की वजह से, वही मैंने अभी आपको बताया है। तो द सिस्टम कम्स टू रेस्ट एट ए न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो वो सिस्टम क्या होगा, एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके रुक जाएगा कि भार की वजह से जितना उसमें स्ट्रेच मिलना है वो मिलके फिर वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे। फिर उसके बाद मैंने बताया था अगर उसको और ज्यादा हम बाहर से बल देके स्ट्रेच करें तो वो क्या करेगा, उस नई इक्विलिब्रियम पोजीशन के सापेक्ष गति करेगा। देखिए अब इनिशियली लेवल पे अगर इसको अटैच कर ही रहे थे, अगर मान लो कि स्प्रिंग को अटैच नहीं भी किया हमने किसी से ब्लॉक से, तो ये स्प्रिंग का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन वो कुछ और होगी, ये यहां पे होगी कुछ, लेकिन ये भार देने की वजह से इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो गई, ये यहां पे इतनी चेंज हो गई, ये अब इसकी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब इसको अगर हम और बल देते हैं नीचे थोड़ा, तो क्या मिलेगा, इसमें जो भी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा उसकी वजह से ये रिस्टोरिंग फोर्स भी उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जितना फोर्स बढ़ाएंगे न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जितना बल बढ़ाएंगे उतना ही बल उसके ऊपर रिस्टोरिंग या पुनर्स्थापन बल भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो देखिए यहां से क्या चीज देखने को मिलेगी हमको कि जब किसी द्रव्यमान को ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से लटकाया जाता है तो द्रव्यमान के भार के कारण, द्रव्यमान के भार के कारण खींच जाता है, यही बताया मैंने आपको, और सिस्टम एक नई संतुलन स्थिति पर आराम करने के लिए आता है, मतलब एक नई उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाएगी, संतुलन अवस्था मिल जाती है। जैसे उस ब्लॉक को हटाएंगे तो वापस अपनी इनिशियल जो यहाँ प्रारंभिक जो उसकी आरंभिक संतुलन अवस्था थी उसमें वापस पहुंच जाएगा। अगर हम ये m हटा दें यहां से तो इस अवस्था में वापस आ जाएगी, m देते ही इस अवस्था में आ गई। अब और बल देते ही क्या हो जाएगा, और भी इसमें विस्थापन हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या है कि इफ द मास इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज इट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि अगर इसको, अभी मैंने बताया ये इसकी पहले ये थी सिचुएशन, ब्लॉक लगाने पे बाद द्रव्यमान अटैच करने के बाद, एक मास अटैच करने के बाद इसकी ये मेन पोजीशन मिल गई, कुछ चेंज मिला यहाँ पे, है ना। उसके बाद अगर हम और एक्स से इसको डिस्प्लेस करें, बाह्य बल देके या एक्सटर्नल फोर्स देके, तो ये क्या करेगा, फिर उसको एक्स डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ये इस मेन पोजीशन के सापेक्ष इर्द गिर्द क्या करेगा, क्या करेगा, एसएचएम या सरल आवर्त गति करेगा। तो यदि द्रव्यमान को इस संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और छोड़ दिया जाए तो ये क्या करता है, एसएचएम करता है या सरल आवर्त गति करता है। तो देखो इससे क्या चीज देखने को मिल रही है हमको कि जो भी रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो किधर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ। भाई एफ आर जो है वो किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, लेकिन वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है। किसको बैलेंस कर रहा है वो, देखो जितना वेट होगा उसी को तो रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा। अब एक्स्ट्रा जो फोर्स रिस्टोरिंग वो कब मिल रहा है, जब हमने x को डिस्प्लेस किया, x से इसको डिस्प्लेस किया है। तो देखिए ये रिस्टोरिंग फोर्स हमको किस फॉर्म में मिलेगा, पुनर्स्थापन बल। अभी पीछे भी देखा था हमने, माइनस kx मिलता है, वो किसके बराबर, mg के बराबर हो जाएगा। संतुलन अवस्था में देखिए fr किसके बराबर हो गया, mg के। लेकिन अगर पीछे वाले में देखे तो mg नहीं था, है ना, वहां हम उसको बल प्रदान कर रहे थे। तो जितना बल हम दे रहे हैं उतना ही वो रिस्टोरिंग फोर्स भी लगता है, तो वो x के समानुपाती होता है। एसएचएम की कंडीशन ही यही है, यही बताई थी मैंने आपको एसएचएम की कंडीशन, है ना। मतलब सरल आवर्त गति के लिए स्थितियां मैंने बताई थी शुरू में कि तो उसका त्वरण भी क्या होना चाहिए, उसके विस्थापन के समानुपाती। और दूसरी चीज क्या बताई थी कि बल जो लग रहा है, कौन सा, पुनर्स्थापन बल या प्रत्यानयन बल, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, उसके डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन उसकी विपरीत दिशा में माइनस साइन आता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी ये माइनस साइन इसीलिए आ रहा है। तो देखिए कितना मिल जाएगा यहाँ पे, माइनस के एक्स इक्वल टू एम जी है, जहां पे देखो के क्या है,
स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स क्या है, एक्सटेंशन ड्यू टू वेट, स्टैटिक एक्सटेंशन, जितना भी उसको एक्सटेंशन मिल रहा है या जितना भी उसको वजन के कारण विस्तार मिल रहा है, जिसको स्थैतिक विस्तार बोलेंगे, है ना। और के क्या है, यहाँ पे स्प्रिंग स्थिरांक है, और ये तो हम लेते आ ही रहे हैं, ठीक है। और एम क्या है, मास, जितना उस ब्लॉक का हमने अटैच किया है, जो ब्लॉक, उसका द्रव्यमान है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी हमको पता ही है, जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण, और एम उसका द्रव्यमान है। तो देखिए संतुलन पर हमको क्या चीज देखने को मिलेगी कि पुनर्स्थापन बल जो है वो द्रव्यमान के भार के क्या होता है, बराबर मिलता है। यही मैंने आपको भी बताया, है ना। तो माइनस के एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, mg के बराबर। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे न्यूटन के द्वितीय नियम का, जैसे पीछे पीछे भी हमने यूज किया था, वो का वो यहाँ पे भी करेंगे। अब चाहे ऊर्ध्वाधर है ना, लेकिन उसके लिए क्या मिल जाएगा, देखो F इक्वल टू एम ए की जगह पे कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा, एम ए की जगह पे जी आ जाएगा। अब ये जी किसके बराबर होगा, वही डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर के बराबर ही होगा। यहां तो चाहो तो आप जी ही रख सकते हो, है ना, लेकिन मिलेगा तो यही माइनस के एक्स इक्वल टू एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इससे भी वही इक्वेशन मिलेगी हमको, और टाइम पीरियड भी इसका रूट एम बाय जी ही, सॉरी एम बाय के ही मिलेगा, क्योंकि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमने कितना लिया है, के लिया है। अब चाहो तो आप यहां पे जैसे एम जी ले रहे हैं ना, अब ये मिल रहा है तो उसको क्या, जी मिल रहा है, जी की वजह से, किसकी, अब जी की वजह से ही ये मिल रहा है ना, वेट की वजह से, तो एक्स के फॉर्म में ही इसे ले लिया हमने त्वरण को, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसके लिए भी देखिए टाइम पीरियड कितना मिल रहा है। अब चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हम बल दे रहे थे, यहां पे वेट के कारण बल लग रहा है, तो वो वेट उसके प्रत्यानयन बल के बराबर हो जाएगा। और वहां पे किसके बराबर हो रहा था, जितना हम बल दे रहे हैं उसके बराबर, इसीलिए हम क्या ले रहे थे, F इक्वल टू एम ए ले रहे थे पीछे। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया था, F इक्वल टू एम ए, और यहाँ पे लिया है एम जी, क्योंकि ये वेट के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने लिया कि अगर स्प्रिंग ऊर्ध्वाधर दोलन करती है तो, और दोलन कैसे करेगी, जब कोई मास अगर उसको अटैच कर रहे हैं तो उसकी वजह से नई सिचुएशन मिलेगी, या फिर उस स्प्रिंग को लेके, अगर उस स्प्रिंग को अटैच लेके और अगर हम उसको विस्थापन दे, है ना, तो जितना विस्थापन देंगे रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही बढ़ेगा विपरीत दिशा में। क्यों, क्योंकि एफ आर जो है एस एच एम के लिए बताया था मैंने, वो किसके बराबर होता है, किसके समानुपाती होता है, उसके विस्थापन के समानुपाती और उसकी विपरीत दिशा में, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव साइन इसीलिए आ रहा है यहाँ पे कि वो उसकी विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये हमने स्प्रिंग कैसे ऑसिलेशन कर सकती है वो लिए, है ना, वो तो सिंगल स्प्रिंग लिए कि स्प्रिंग, हाँ यहां पे अगर ये स्प्रिंग का मटेरियल अगर अलग अलग ले तो उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट भी अलग अलग हो सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर अलग अलग मटेरियल ले रहे हैं, अलग अलग पदार्थ की वो हम स्प्रिंग ले रहे हैं, तो उसका स्प्रिंग नियतांक जो है वो भी, या स्प्रिंग स्थिरांक जो है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है ना। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्प्रिंग नियतांक अलग अलग के लिए अलग अलग होता है या सेम होता है। तो ये भी अभी पीछे देखो वही देखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हमने क्या लिया है कि क्षैतिज अगर कोई दोलन करता है, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ कोई ब्लॉक जो है, और अगर वर्टिकल उसको जोड़ा है तब भी, तो दोनों प्रकार के दोलन हमने देख लिए। दोनों प्रकार में अगर टाइम पीरियड देखे तो लगभग सेम ही, अगर एक ही मास अगर ले रहे हैं तो लगभग, अगर फोर्स जितना हम लीनियर दे रहे हैं वही वेट के अगर बराबर उतना ही बल कर दे तो दोनों के लिए टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा। लेकिन वेट अगर ज्यादा है और वो बल हम कम दे रहे तो फिर उसके टाइम पीरियड में थोड़ा चेंज हो सकता है ना। और तो बल, क्योंकि बल चेंज हो जाएगा तो उसका त्वरण भी अलग अलग होगा, है ना, विस्थापन भी अलग अलग होगा, क्योंकि ये x जब अलग अलग होगा तो इसका विस्थापन अलग है, मतलब त्वरण भी उसका अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया तो ले लीजिए। अब हम लेंगे स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन। अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं किन्हीं दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग का, तो उससे अब क्या चीज देखने को मिलती है, क्या स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही रहेगा, जो स्प्रिंग स्थिरांक ले रहे हैं हम, क्या उतना ही रहेगा या कुछ परिवर्तित होगा, या फिर जो ऑसिलेशन जो कर रहा है, अगर दो कॉम्बिनेशन से
क्या अभी जितना वो ऑसिलेशन कर रहा है जिस टाइम पीरियड से, क्या बाद में भी उतने ही टाइम पीरियड से या उतने ही समय आवर्तकाल से करेगा, या कुछ अलग आवर्तकाल से वो ऑसिलेशन करेगा? तो अब हम क्या लेंगे, स्प्रिंग का ऑसिलेशन तो ले रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन से, उनके संयोजन से क्या फर्क पड़ता है, स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है, कि टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है ना, चलिए तो अभी चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं, देखो, ऑसिलेशंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग के संयोजन का हम दोलन ले रहे हैं कि अगर स्प्रिंग का संयोजन करे तो उसके दोलन पे क्या फर्क पड़ेगा, या क्या दोलन मिलता है, क्या चीज मिलती है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना मिलता है, विस्थापन कितना मिलेगा, टाइम पीरियड कितना मिलेगा, है ना, वो चीज। चलिए तो इसमें हम क्या कर रहे हैं तो यहां पे अगर देखें, इस डायग्राम में अगर हम देखें तो एक आपको रेड दिख रही है स्प्रिंग और दूसरी ब्लू दिख रही है। तो यहां पे हम दो अलग अलग स्प्रिंग ले रहे हैं और दोनों स्प्रिंग को क्या किया हमने, संयोजन किया है। कैसा, अब ये कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है। ये कौन सा है, श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखिए ये श्रेणी क्रम संयोजन अगर हम स्प्रिंग का ले तो कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, यहां पे भी हम कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। किसका, स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जरूरी नहीं है दो ले, दो से ज्यादा भी हम ले सकते हैं स्प्रिंग। तो कॉम्बिनेशन से क्या चीज, दो का हम लेके देखते हैं, फिर तो जितने भी कॉम्बिनेशन में उसके हिसाब से आगे एन तक बढ़ा सकते हैं। तो देखिए क्या चीज मिलेगा यहाँ पे, कि यहां पे अगर देखे तो दोनों स्प्रिंग एक दूसरे से यहां पे अटैच है ना, और ब्लॉक जो है हमने एक ही लिया है, तो वेट तो दोनों पर क्या लगेगा, बल तो दोनों ही स्प्रिंग पर एक ही कारण ही लग रहा है, इसी के कारण। अब मान लेते हैं कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, क्योंकि और इसका K2, मैंने अभी बताया था कि अलग अलग पदार्थ की अलग अलग स्प्रिंग है, तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट भी अलग अलग हो सकता है। हाँ, यहाँ पे सेम इनका हो सकता है, कब, जब दोनों का पदार्थ जो है वो समान हो, मतलब एक ही पदार्थ की, एक ही मोटाई की, एक ही उनके क्रॉस सेक्शन एरिया की है, तो इनका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम हो सकता है, बराबर हो सकता है। लेकिन यहां पे हम अलग अलग मटेरियल के ले रहे हैं, क्योंकि हमको अलग अलग सिचुएशंस देखनी है। सेम मटेरियल के लिए तो उससे कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो अलग अलग मटेरियल, सेम मटेरियल के लेंगे तो के और के, मतलब K1 K2 के बराबर हो जाएंगे, तो सिंपल के ही आएगा। ये भी सिचुएशन हम लेंगे। चलो अलग अलग ले तो क्या फर्क पड़ेगा, तो यहां पे हमने जितना भी इस एम के कारण उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है mg, वो ले लिया है। तो उसकी वजह से यहाँ पे इसको ओवरऑल अगर देखें तो टोटल इन दोनों स्प्रिंग में मिला के हम कितना दे रहे हैं, या कितना मिल रहा है इसको, x से कुछ विस्थापन मिल रहा है। हम चाहे तो इसको और बढ़ा सकते हैं, और हमारा बाह्य बल देके क्या कर सकते हैं, और इस x को, डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा सकते हैं। अब देखो तो कुल इस ब्लॉक का जो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना मिल रहा है, इसके x मिल रहा है। तो ये x अब क्या होगा, सिर्फ एक में तो मिलेगा नहीं, दोनों स्प्रिंग एक दूसरे से अटैच है, जुड़ी हुई है, तो दोनों में कुछ ना कुछ, ये x किसके बराबर होगा, दोनों में कुछ ना कुछ विस्थापन मिलेगा। ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक नीचे वाले में मिलेगा ऊपर वाले में नहीं, ऐसा नहीं होगा, दोनों में ही। एक मोटी, अगर एक मोटी एक पतली है तो मोटी वाले में कम मिलेगा विस्थापन, पतली वाले में ज्यादा मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अब कोई एक ज्यादा ही मोटी और एक ज्यादा ही पतली है तो फिर हो सकता है कि उसमें ना के बराबर मिले और उसमें ही पूरा लगभग जो भी विस्थापन है देखने को मिले। लेकिन हम यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहे। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका K1 है, इसका K2 है, लेकिन कौन सी मोटी है कौन सी पतली है ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं ले रहे। मटेरियल अलग अलग हो सकता है, मोटी पतली भी हो सकती है, ये सारी सिचुएशन लेके मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए अब जो भी हमने इसको टोटल x जो दिया है वो इन दोनों में कुछ ना कुछ विस्थापन के बराबर होगा, तो दोनों में कुछ ना कुछ विस्थापन होगा, थोड़ा थोड़ा इस द्रव्यमान के कारण, इसके भार के कारण। तो मान लेते हैं कि पहली वाली स्प्रिंग जो लाल वाली है उसमें हमने कितना ले रहे हैं विस्थापन, x1, और दूसरी वाली जो ब्लू वाली जो है उसमें विस्थापन कितना ले रहे हैं, x2 ले रहे हैं। तो देखिए x1 और x2 ये दोनों मिला के किसके बराबर होंगे, x के। तो देखिए वही चीज ले रहे हैं हम कि अगर दोनों पे सेम फोर्स अगर एक्ट करता है, अगर प्रत्येक स्प्रिंग पर समान बल कार्य करता है, जो कि एक ही ब्लॉक लिया हमने, दोनों पर अलग अलग बल नहीं दे रहे, बल हम एक ही ले रहे जो mg इस ब्लॉक के कारण लग रहा है। तो अगर दोनों पे सेम होगा तो टोटल एक्सटेंशन इज द सम ऑफ इंडिविजुअल एक्सटेंशन, कुल विस्तार व्यक्तिगत विस्तारों का योग होगा। मतलब जो भी कुल विस्तार हम x इसमें ले रहे हैं वो इन दोनों स्प्रिंग के व्यक्तिगत विस्थापनों के क्या होगा, योग के बराबर होगा।
और पता है हमको कि दोनों में ही होगा, तो टोटल जो x है वो x1 प्लस x2 के बराबर होगा। वही चीज यहाँ पे मिल रही है हमको, देखिए x इक्वल टू x1 प्लस x2 लिया हमने, है ना, क्योंकि दोनों स्प्रिंग में जो भी अलग अलग उनका व्यक्तिगत या उनका इंडिविजुअल जो भी एक्सटेंशन मिल रहा है, जो भी विस्तार मिल रहा है, उस कुल विस्तार जो इस भार के कारण x मिल रहा है उसके सम के बराबर होगा। तो देखिए अब सम के बराबर ये तो चीज मिल गई हमने, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं इसको, ये तो चीज हमको मिल गई, ये चीज यहाँ पे भी मिल रही है हमको। तो अब अगर हम देखें फॉर द फर्स्ट स्प्रिंग, अगर प्रथम स्प्रिंग के लिए अगर देखें, प्रथम स्प्रिंग के लिए, अब हो सकता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन आए आपके, तो प्रथम स्प्रिंग के लिए ये संयोजन वाले को पूछ सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से देखना है, बहुत इजी है, लेकिन एक बार ये आप फॉर्मुलेशन समझ लोगे तो फिर आपको क्वेश्चन कैसे करना वो पता चल जाएगा। देखिए तो पहली स्प्रिंग के लिए अगर देखें तो मान, अब देखो बल दोनों में सेम है, पहली के लिए ले और दूसरी के लिए, मतलब पहली स्प्रिंग के लिए अगर ले और दूसरी के लिए भी बल सेम है, क्योंकि एक ही बल लग रहा है mg, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए तो F इज इक्वल टू कितना मिलेगा, K1 X1, तो X1 यहां से कितना मिल जाएगा, जो X1 यहाँ पे अपन ने लिया है ना, ये विस्थापन, तो ये कितना मिलेगा वो हम ले लें। तो X1 जो है यहां से कितना मिल रहा है, देख लिए X1 जो है हमको मिल रहा है F अपॉन K1, और वैसे ही X2 कितना मिल जाएगा, सिमिलरली इसी के अनुसार ले तो X2 जो है वो हमको मिल जाएगा F अपॉन K2। अब इन दोनों की वैल्यू अगर इसमें पुट करें फर्स्ट इक्वेशन में, इसकी और इसकी वैल्यू यहां पे पुट करें, तो देखो क्या मिल जाएगा हमको, x इजगल टू, है ना, x इजगल टू, यही पे देख लीजिए, चलो यहाँ पे थोड़ा हो सकता है कट रहा हो तो आपको सही से नहीं दिख रहा हो, ये देखिए तो x इजगल टू यहाँ पे अब देखो कितना मिलेगा, x1 और x2 दोनों की वैल्यू अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो देखिए क्या मिलेगा, ये मिल रहा है हमको, देखो f अपॉन K1 x1 की जगह पे ये रहा, और f अपॉन K2 x2 की जगह पे ये जो बताया मैंने आपको ये f है ना, तो देखो ये इक्वेशन मिल रही है हमको f अपॉन K1 प्लस f अपॉन K2। अब f दोनों में कॉमन, क्योंकि एक ही बल है वो तो कॉमन ही लग रहा है दोनों स्प्रिंग पे, तो कॉमन आ गया, इधर बाहर ले लिया तो अंदर क्या मिल रहा है हमको, देखो 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 मिल रहा है। अब यहां पे अगर इसको, इस इक्वेशन को अगर हम नेचुरल इसकी जो इक्वेशन होती है एसएचएम के लिए या जो हमने पीछे लिया था, ये देखिए f इजगल टू, ये हुक के नियम के अनुसार अगर देखें तो f इजगल टू माइनस के एक्स है, इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो देखिए क्या मिलेगा, जो मैं लिख लेता हूं चलो यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है f इजगल टू क्या होता है, हाँ f इजगल टू क्या होता है, के एक्स होता है ना, वो विपरीत दिशा में, माइनस यहाँ पे एक बार नहीं ले रहे हम, विपरीत दिशा में होता है वो हमको पता है, तो f इजगल टू कितना होता है के एक्स, तो यहां से x इजगल टू कितना मिल जाएगा, f अपॉन के, कितना मिल जाएगा, f अपॉन के। अब ये k जो है देखिए कितना मिल रहा है k, अब इस k को हम ले लेते हैं इफेक्टिव, इफेक्टिव ले रहे मतलब इफेक्टिव अब कितना लग रहा है दोनों के संयोजन में, तो मैं इफेक्टिव की जगह पे चलो एक चीज ये ले लेते हैं के एस ले लेते हैं, एस किसके लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए या सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो वो आपको पता रहेगा। चलो तो मैं यहाँ पे सब जगह के एस ले लेता हूं, के इफेक्टिव लिखा हुआ, ये थोड़ा वर्ड थोड़ा आपको थोड़ा तकलीफ दे सकता है कि के ई एफ क्या है, के ई एफ, तो के एस ले लेते हैं हम, एस किसके लिए, संयोजन के लिए, कौन से संयोजन के लिए, इधर भी मैं सही कर लेता हूं, सीरीज श्रेणी क्रम संयोजन के लिए या सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, है ना, ताकि वो आप रिलेट कर पाओ, क्योंकि वो इफेक्टिव थोड़ा वर्ड आपको हो सकता है अलग से यू लगे कि ये क्या वर्ड है, हो सकता है याद नहीं, केस आपको जल्दी से याद रहेगा, देखो चीजें ऐसी करनी ताकि याद रहे अपने को, है ना, तो बस इसीलिए मैं आपके लिए कर रहा हूं, यहाँ पे सब जगह के एस लिख लेता हूं, जहां पे भी इफेक्टिव है वहां पे सब जगह के एस ले लेता हूं, ताकि आप उससे अच्छे से रिलेट कर पाओ और आपको सब चीज अच्छे से पता चल जाए। चलिए देखिए अब जहां जहां के इफेक्टिव था वहां मैं के एस ले रहा हूं, के एस, इधर भी आ जाएगा के एस, है ना, और इधर भी मैं ले लेता हूं के एस, बहुत बड़ा ले लिया एस सबस्क्रिप्ट में, जैसे कि यहां पे मैंने लिया के एस, तो यहां पे तो चलो वो तो है ही है इक्वेशन,
यहां पे भी ले लेता हूं मैं के एस और इधर भी के एस, ताकि आप रिलेट कर पाओ। अब देखिए, तो ये चीज मिल गई हमको। अब यहां पे देखिए, तो x इज टू एफ अपॉन के एस, एस किसके लिए लिया है, श्रेणी क्रम या सीरीज कॉम्बिनेशन किनका, स्प्रिंग के लिए। तो देखिए यहां से क्या चीज देखने को मिल रही है, अगर इसको कंपेयर करें इस वाले इक्वेशन से इसके साथ, तो ये देखो x का x है, f से f है, मतलब 1 अपॉन के एस किसके बराबर मिल रहा है, ये देखिए यही वाली इक्वेशन हमको मिल रही है। इसको इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, तो इस वाली इक्वेशन को और इस x को, तो देखो x से x f f है, तो 1 अपॉन k किसके बराबर मिल रहा है, ये देखिए 1 अपॉन के एस जो है 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू जो हमको मिला है इस इक्वेशन से, उसी के बराबर मिल रहा है। तो देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर अब ये 1 अपॉन के एस लिया है तो 1 अपॉन के वन 1 अपॉन के वन, इसको उल्टा कर दो तो के एस की वैल्यू आपको मिल जाएगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल रही है, अगर हम उसका टाइम पीरियड निकाले तो टाइम पीरियड हमको पता है क्या होता है, 2 पाई रूट एम बाई के, जो कि पीछे से लेते आ रहे हैं हम, है ना। तो देखिए रूट एम बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा, के एस। अब के एस कितना है यहाँ पे, तो 1 टाइम पीरियड देखिए इसके लिए कितना मिल जाएगा, 2 पाई रूट एम अपॉन 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू। अब वो इसकी अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय आवृत्ति निकाले, ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा कितना मिलेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है टी, है ना। तो वो कितना मिल जाएगा, देखो ओमेगा जो है आपको मिलेगा रूट के एस बाय एम मिल जाएगा, या फिर इस के एस की वैल्यू रखें तो कितना मिल जाएगा, देखिए 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू बाय एम, ये चीज ये मिल गया। देखो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये कॉम्बिनेशन से संयोजन के, देखो कौन सा संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हमको कितना मिल रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट। टाइम पीरियड देखिए के एस आ गया, इधर भी के एस अपॉन एम आ गया। जो सिंगल के लिए जो था वो के था सिर्फ, अब यहाँ पे हम के एस ले रहे हैं। अब हमको ये पता है कि स्प्रिंग के लिए क्या रहता है, जब सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो के एस जो है वो हमको मिलता है 1 अपॉन के एस इजगल टू 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू। अब यहाँ पे दो स्प्रिंग हमने अटैच की है, इससे ज्यादा होती तो क्या करते, और इसके पास में मिलती रहती, आगे से आगे जुड़ती रहती। तो अगर हम एन स्प्रिंग को अगर कॉम्बिनेशन करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1 अपॉन के एन तक चलता जाएगा। ओके, तो बस ये देखिए, अब यही चीज है, इसमें क्या फर्क देखने को मिला कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू मिल रहा है, किसकी वजह से, इस कॉम्बिनेशन की वजह से। ऑसिलेशन तो ये भी करेगा, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट, दो स्प्रिंग थी, दोनों का अलग अलग था, तो उनका कॉम्बिनेशन से स्प्रिंग कांस्टेंट कितना मिलेगा। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट से क्या फर्क पड़ रहा है, एक तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है, मतलब ओमेगा जिसको हम बोलते हैं कोणीय आवृत्ति, वो भी चेंज हो सकती है, और इसका टाइम पीरियड भी क्या हो सकता है, अलग अलग मिल सकता है। तो एक सिंगल स्प्रिंग से जुड़ के ऑसिलेशन कर रहा है, एक दो स्प्रिंग जुड़ गई, फिर इसके ऑसिलेशन मतलब उसका आवर्तकाल भी परिवर्तित हो सकता है ना। तो ये चीज हमको यहाँ पे पता चल गई। तो इससे ये चीज एक और पता चल गई कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड उनके स्प्रिंग कांस्टेंट से भी क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट की वजह से ये भी उस पे ये भी डिपेंड करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये हमने लिया है श्रेणी क्रम संयोजन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे आप कौन सा लेते हैं, आप लेंगे आपको पता ही है, सीरीज लिया है हमने, कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन लिया है। तो अब हम कौन सा लेंगे, समांतर क्रम संयोजन लेंगे या पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे। अब देखिए ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहां पे भी दो स्प्रिंग ले रहे हैं और एक ही मास अटैच कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या था, एक स्प्रिंग यहाँ पे, दूसरा इसका ये जो चीज थी वो यहाँ पे जोड़ी थी, फिर हमने मास ब्लॉक किया था। तो यहां से वहां पे हमको क्या देखने को मिला था, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 1 अपॉन के एस इजकल टू 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू, अगर एन हो तो वो चलेगा। अब यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे हम ले लेंगे के पी ले लेंगे। अब के पी देखो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, सीधा सीधा के वन प्लस के टू मिलेगा। अब कैसे मिलेगा वो चीज हम ले रहे हैं, देखिए कैसे मिलता है। सीरीज के लिए ये मिलता है हमको, सीरीज बोले तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए ये मिला है हमको स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग स्थिरांक, और ये मिलेगा हमको, चलो दोनों एक साथ रहेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा कभी सीरीज के लिए कौन सा है, पैरेलल के लिए। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो बस मोस्टली अपने को किस पर, अगर कॉम्बिनेशन से पूछेंगे ना तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट से रिलेटेड ही आपको पूछेंगे,
ये स्प्रिंग नियतांक से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको बस यही ध्यान रखना है सीरीज में क्या करना है। अगर इसमें एक चीज और है, देखिए सीरीज में आपको पता है कि प्रतिरोध के सीरीज में क्या रहता था, ये वाली चीज मिलती थी R1 प्लस R2, इसमें उसका उल्टा करना है। बस वही चीज है, देखिए के एस जो के उसमें आरपी वाला होता था और ये के पी जो उसमें RS वाला होता था सीरीज के लिए, बस यही फर्क है। वैसे आप कर सकते हो, लेकिन ये कैसे आया वो मेरे को समझाना था, तो मैंने आपको इसीलिए समझाया कि भाई याद ना भी आई ये चीज, है ना, ये चीज। तो देखो अब इसमें क्या चीज देखने को मिल रही है, इनमें भी अब देखो वही दो स्प्रिंग लिए, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा किया हमने, समांतर क्रम। कौन सा लिया हमने, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रहे हैं हम। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं किसका, स्प्रिंग का, स्प्रिंग्स का, मतलब स्प्रिंगों का या स्प्रिंग का समांतर संयोजन, समांतर क्रम संयोजन अगर लेते हैं तो क्या चीज देखने को मिलती है हमको, देखिए, है ना, स्प्रिंगों का या स्प्रिंग का समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए क्या मिलता है इसमें हमको कि अगर हम फोर्स देखें तो यहाँ पे भी देखो फोर्स तो एक ही लग रहा है mg नीचे की तरफ, और उसी के कारण इन दोनों में क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ रिस्टोरिंग फोर्स देखने को मिलेगा। लेकिन अब स्प्रिंग का देखो, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, बल भले हमने नीचे एक समान लिया है लेकिन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, एक मोटा पतला, जैसे मैंने बताया था, दोनों का मटेरियल भी अलग अलग हो सकता है। तो एक में रिस्टोरिंग फोर्स दूसरे के रिस्टोरिंग फोर्स से क्या होगा, अलग होगा, दोनों में रिस्टोरिंग फोर्स अलग अलग मिलेगा, है ना, क्योंकि इसमें आप समांतर क्रम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, अब कौन सी स्प्रिंग जो है वेट का ज्यादा पोर्शन ले रहा है, उस पर रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि मोटी वाली है वो ज्यादा होल्ड करके रखेगी, जो पतली है वो ज्यादा होल्ड करके नहीं रखेगी, वो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेच होगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स भी उसी के हिसाब से मिलेगा ऊपर की तरफ, और इसमें किसमें ज्यादा रहेगा, जो मोटी होगी, जो ज्यादा होल्ड करके रख पाएगी, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स या बल ज्यादा लगेगा। अब mg वेट नीचे की तरफ लग ही रहा है, तो उसमें जो भी रिस्टोरिंग फोर्स वो हमको पता है। तो यहां पे भी अगर हम इस ब्लॉक को थोड़ा सा कुछ डिस्प्लेस करके, जैसे ये इसकी मेन पोजीशन है, अब हम यहाँ पे इसको कुछ डिस्प्लेस करें अगर x, तो क्या मिलेगा, ये भी ऑसिलेशन या SHM करेगा। अब देखिए कितना मिलता है SHM। हाँ, इसमें अब दोनों स्प्रिंग में अगर हम x देते हैं तो अब उसमें अलग अलग नहीं होगा, दोनों में सेम ही विस्थापन मिलेगा, इसमें भी x ही मिलेगा और इसमें भी x ही मिलेगा। विस्थापन में यहाँ पे कोई फर्क नहीं मिलेगा, बस यही चेंज है, वहां पे विस्थापन दोनों में अलग अलग मिल रहा था क्योंकि दोनों एक दूसरे से अटैच थी, यहाँ पे तो सेम ब्लॉक से है, तो हम जितना विस्थापन देंगे वो विस्थापन तो दोनों में समान ही रहेगा, लेकिन बल दोनों में अलग अलग रहेगा, बस यही चीज है अपने। देखो तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट स्प्रिंग में या पहली स्प्रिंग में हमको क्या मिलेगा, F1 इक्वल टू K1x मिलेगा, दिख रहा है हमको, देखिए FR1, मैंने सीधा FR1 बताया आपको जो रिस्टोरिंग की फॉर्म, वहां सीधा F1 ही लिखा हुआ, वो एक ही चीज है। तो F1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, देखिए K1 और x, क्योंकि जितना हमने ब्लॉक को नीचे की तरफ खिसकाया है वही विस्थापन इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, दूसरा तो मिलने से रहा। प्रैक्टिकली भी देखे तो वो अलग अलग तो मिल नहीं सकता, झुक तो सकता नहीं ऐसे, क्योंकि वेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, तो दोनों पे इक्वल ही लगेगा, तो विस्थापन भी क्या होगा, समान लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए अब यहां पे क्या चीज देखने को मिल रही है कि F1 जो है हमको K1x मिल रहा है, और वैसे ही अगर दूसरी स्प्रिंग में देखे तो F2 इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, K2x मिल रहा है। तो टोटल जो रिस्टोरिंग फोर्स है, मतलब टोटल जो प्रत्यानयन बल है या पुनर्स्थापन बल है, वो किसके बराबर होगा, इन दोनों बल के योग के बराबर, इन दोनों योग के बराबर। तो देखिए कितना मिल जाएगा टोटल हमको, F1 प्लस F2 मिल जाएगा। तो टोटल देखिए F जो है F1 प्लस F2, F1 और इस F1 और F2 दोनों की अगर वैल्यू हम पुट करें तो देखो क्या मिल जाएगा, इस F1 और F2 की दोनों की वैल्यू इसमें पुट करें तो क्या चीज देखने को मिलेगी हमको, देखिए F1 कितना है K1x, F1 कितना है हमारे पास K1x, और F2 कितना है K2x, दोनों में x देखिए कॉमन है, तो अंदर क्या मिल रहा है K1 प्लस K2। अब इस इक्वेशन को अगर हम उससे कंपेयर करें तो कितना मिल जाएगा, k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, देखिए तो यहां पे भी देखो इफेक्टिव है, उसको मैं चेंज कर दूंगा, लेकिन इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो यहां से k की वैल्यू कितनी मिल रही है, K1 प्लस K2 मिल रही है कि नहीं मिल रही है, देख लीजिए मिल रही है ना। तो यही चीज मैंने यहाँ पे बताई है कि पैरेलल में हमको K1 प्लस K2 मिलेगी।
तो देखिए अब दोनों को अगर कंपेयर करने पर यही मिल रहा है, देखो इफेक्टिव, यहाँ इसको के पी ले लेंगे, पैरेलल में जितना भी टोटल फोर्स लग रहा है ना। अब इसमें भी के पी कर देता हूं आपके लिए, ताकि आप के एस और के फी से अच्छे से रिलेटेड हो, उसके इको फ्रेंडली हो, है ना, तो उसको आप लिंक कर पाओगे। तो ये हो गया अपने यहाँ पे के पी, तो ये ले लिया हमने के पी बराबर के वन प्लस के टू। तो ये मिलेगा स्प्रिंग कांस्टेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ये चीज ये देखिए, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो बस सीरीज में है। अब देखो, अब इसमें भी अगर यहां पे भी अगर हम ले, तो इसमें भी अगर एन स्प्रिंग जो है, एन स्प्रिंग जो है वो कंबाइंड हो, अगर कंबाइंड, तो क्या होगा, एन नंबर ऑफ स्प्रिंग अगर कंबाइंड हो, दोनों में, दोनों केस के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। इस वाले ब्लॉक में, चलो इस ब्लॉक को बना देता हूं मैं आपके लिए अच्छे से, ताकि आप वो डिफ्रेंशिएट कर पाओ। तो इस वाले ब्लॉक में अगर हम ये देखें, दोनों के लिए बता रहा हूं मैं, सीरीज और पैरेलल के लिए, तो देखिए क्या चीज मिलेगी हमको, ये देखिए, देखिए तो यहां पे अगर हम एन नंबर ऑफ स्प्रिंग जो है वो क्या कर रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं। तो पहले मैं ले रहा हूं सीरीज के लिए, तो देखिए सीरीज के लिए यहां श्रेणी क्रम के लिए क्या मिलेगा, श्रेणी क्रम के लिए देखिए ये मिल जाएगा 1/ks इजकल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस कहां तक चलेगा ये, n तक, 1/kn तक मिलेगा। अब ये किसके लिए हमने लिया है, किसके लिए लिया है, ये जो हमने लिया है वो इसके लिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, या समांतर, सॉरी, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए ये चीज मिल रही है। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन के लिए मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना। अब यही अगर हम किसके लिए ले, समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए देख लिए, अगर n नंबर ऑफ स्प्रिंग अगर जुड़ी है तो क्या मिलेगा, समांतर क्रम के लिए, इसको हम पैरेलल कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो उसके लिए देखिए क्या मिल जाएगा हमको, अभी ऊपर दिख ही रहा है वैसे तो, लेकिन हम n नंबर ऑफ के लिए ले रहे हैं तो कितना मिल जाएगा, के पी इजकल टू के वन प्लस के टू प्लस के थ्री प्लस कहां तक चलेगा, कहां तक चलेगा, ये चलेगा n तक। तो ये मिलेगा हमको समांतर क्रम संयोजन के लिए, किसका संयोजन, स्प्रिंग का, स्प्रिंग के समांतर क्रम संयोजन के लिए हमको ये चीज मिलेगी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखिए, अब इसमें एक सिचुएशन ले, क्या सिचुएशन, जो मैंने पहले भी आपको बताया था वैसे तो, कि ये बाद में हम लेते हैं कि अगर दोनों सेम है, मतलब दोनों, अब इस कॉम्बिनेशन के लिए मान लेते हैं कि इन दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है k1 इजकल टू k2 इजकल टू अगर k के बराबर, तो क्या मिलेगा, अगर दोनों का k के बराबर है तो पैरेलल में कितना मिल जाएगा, देखिए के पी जो है वो कितना मिल जाएगा, अब दो स्प्रिंग के लिए ही ले रहे हैं, तो अगर k इजकल टू ये है तो सीरीज के लिए क्या मिल जाएगा हमको, देखिए सीरीज के लिए k 1/ks इजकल टू कितना मिल जाएगा, 1/k प्लस 1/k, 1/k प्लस 1/k, मतलब 1/ks इजकल टू कितना मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1/k। तो ks कितना मिल रहा है हमको, देखिए उस केस में k/2 मिल रहा है, ks कितना मिल जाएगा, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ये इस कॉम्बिनेशन के लिए कहा गया, ये रहा, इसके लिए अगर k1 और k2 दोनों अगर समान होंगे, ठीक है ना, तो वो ks जो यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमको, k/2 मिल जाएगा। अगर सिंगल स्प्रिंग के लिए अगर देखें ना, जो भी टाइम पीरियड था उसका टाइम पीरियड का भी कितना हो जाएगा, देखिए सिंगल स्प्रिंग के लिए कितना 2π√m/k लेते हैं, k जो है वो कितना मिल जाएगा, k/2, मतलब 2 ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, मतलब
क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स जो है टाइम पीरियड क्या हो जाएगा उसका, बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना आपको। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर दोनों का अगर मतलब एक ही स्प्रिंग से अटैच ब्लॉक जितने अब समय ले रहा है ऑसिलेशन में, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इनका अगर कर दिया और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर है, तो वो उस एक स्प्रिंग से कितना, √2 टाइम्स उसका ज्यादा, मतलब टाइम पीरियड जो है बढ़ जाएगा, थोड़ा धीरे करेगा, है ना। और वही अगर पैरेलल में देखें तो पैरेलल में क्या चीज देखने को मिल रही है हमको, देखिए कि पैरेलल में या समांतर क्रम में देखिए क्या मिलेगा हमको, समांतर क्रम में देखिए क्या मिलेगा कि k इक्वल टू है तो kp इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, k प्लस k, बोले तो kp कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, सिंगल से √2 टाइम्स आधा, मतलब 1/√2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये चीज भी आपको देखनी है। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लास्ट। इसमें हमने सिचुएशन भी ले ली है इनके साथ जो भी लेनी थी, ठीक है ना। चलिए, तो ये था अपने ऑसिलेशंस, जो भी चीज हमने ली है इसके जितने भी एग्जांपल्स थे। एक अगर स्प्रिंग ले तो क्या होगा, सिंपल पेंडुलम में भी हमने कल देखा था, उसके उदाहरण लिए थे। और वो किसका उदाहरण लिया था हमने, सिंपल पेंडुलम पहले भी लिया था कि उसका लीनियर या रेखीय एसएचएम होता है तब भी उसमें ले सकते हैं। और वही अगर उसका कोणीय विस्थापन पर अगर हम कंसीडर करें या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर अगर हम कंसीडर करें तो उसके लिए भी कोणीय एसएचएम भी मिलता है हमको, एंगुलर एसएचएम भी। तो कल हमने एंगुलर एसएचएम लिया था, उसके कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे, है ना। सिंपल पेंडुलम भी लिया था हमने, सरल लोलक जिसको बोलते हैं, है ना, वो भी सरल आवत गति करता है। आज हमने स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग कल भी ली थी हमने, आज हमने स्प्रिंग में और क्या क्या सिचुएशन है कि इनके कॉम्बिनेशन अगर स्प्रिंग का करे तो उससे क्या चीज हमको देखने को मिलती है, उनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या मिलता है, उसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें हम ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिया है तो। ये अपने एनसीईआरटी पर बेस्ड है साइंस की, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये मार्केट में अवेलेबल है और ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो इसमें अच्छे से आपको क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो है 6 to 10 के, वो आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके काम आ सकते हैं। एनसीईआरटी का इसमें पूरा जो भी चीज है वो दे रखी है, एनसीईआरटी का संपूर्ण सार जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए क्लास इतनी है। कल हम लेंगे अब इसका जो पोर्शन बचा है हमारे पास, रेजोनेंस या अनुनाद का, ठीक है ना। तो वो हम कल आगे की क्लास में लेंगे। तब तक के लिए आप धन्यवाद और आज्ञा दीजिए मुझे, कल की क्लास में हम देखेंगे आगे।